हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज़ को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज की इस वीडियो में हम पार्ट 27 जो है इस टेस्ट सीरीज़ का उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि भाग 27 जो आज का है, इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जीके के प्रश्नों को और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो होते हैं वे कहलाते हैं, मतलब मनुष्यों के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जाता है उसको किस नाम से हम जानते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। मनुष्यों के द्वारा जो पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाया जाता है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। अगला है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन होता है यह किसका मूल स्रोत होता है? जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोयले के दहन से, पेट्रोल के दहन से और डीजल के दहन से कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो वायु प्रदूषण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो सौर ऊर्जा होती है यह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए। अगला है, सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? आपको बतानी है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी गुरुग्राम में, गुरुग्राम आपको मिलेगा हरियाणा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में आपको मिलेगी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट था, इसको आप याद रखिए, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है भारत का, इसको हम अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बताना है कि यह कब पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था यह कब पारित हुआ था? तो 1986 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग था यह सबसे पहले किया गया था वाल्टर डी रोजन के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किया था वाल्टर डी रोजन ने। वही अर्नेस्ट हैकेल का संबंध किससे है? तो जो अर्नेस्ट हैकेल, इनका संबंध इकोलॉजी शब्द से आप याद रखिएगा। इकोलॉजी के प्रवर्तक माने जाते हैं अर्नेस्ट हैकेल और एजी टांसले किसको प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इकोसिस्टम के। इकोलॉजी मतलब आपका हो गया पारिस्थितिकी और जो इकोसिस्टम आपका हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोलॉजी का संबंध आपका है अर्नेस्ट हैकेल से और इकोसिस्टम का संबंध आपका है एजी टांसले से और वाल्टर डी रोजन का संबंध आपका हो जाएगा जैव विविधता से। अगला प्रश्न है आपका, घाघरा का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो घाघरा का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, 1529 ईस्वी में जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो बाबर और अफगान शासक के मध्य। किसके? बाबर और अफगानों के मध्य जो है लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। तो आप इसे याद रखिएगा, बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो कैल्सीफेरॉल है यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तथा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है, बच्चों में रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है
यह होती है विटामिन डी की कमी के कारण, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वयस्कों में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया। आप याद रखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया दोनों आपको याद रखना है। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन ए को हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, तो विटामिन ई का आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या होता है, तो टोकोफेरॉल। तो चारों आपको याद रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो चारों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जो जलधारा है, महासागरीय जलधारा यहाँ पे 4 लिखी हुई, इन चारों जलधाराओं के बारे में आपको बताना, इसमें से कौन जो है ठंडी यानी कि कोल्ड करंट है, आपको बताना इसमें कौन सी ठंडी जलधारा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से जो 3 ऑप्शन से आपको मिलेंगे, अगुलहास, ब्राज़ील और गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये जो तीनों जलधाराएं आपको मिलेंगी गर्म जलधाराएं। आप याद रखिएगा, अगुलहास, ब्राज़ील और गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि बेंगुला है इसमें से ठंडी जलधारा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो बेंगुला है इसमें से वह ठंडी जलधारा है और बाकी जो तीनों ऑप्शन है आपको मिलेंगे गर्म जलधारा के उदाहरण। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है, तो आपको मिलेगा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। तो आप इसे याद रखिएगा, शिमला में एक जगह है कुफरी। क्या है जगह का नाम, तो शिमला में एक जगह आपको मिलेगी कुफरी, यहीं पे आपको मिलेगा जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कटक में आपको मिलेगा चावल अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है आपको कटक में मिलेगा। करनाल में आपको मिलेगा केंद्रीय जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपको मिलेगा करनाल में, जो कि करनाल पड़ता है हरियाणा में। और लखनऊ में आपको क्या मिलेगा, तो लखनऊ में आपको मिलेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, ऐहोल जो है अभिलेख है यह निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है यह पुलकेशिन द्वितीय से है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का जो युद्ध था यह कब लड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था यह लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। कहाँ, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था यह 1576 ईस्वी में लड़ा, किसके बीच लड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। मान सिंह जो था उस समय अकबर का सेनापति था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी यह राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य लड़ी गई थी। इसमें से जो मान सिंह था वह अकबर का सेनापति था। अगला प्रश्न है, मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह जो प्रसिद्ध कथन है किसके द्वारा कहा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, आपको बताना है। तो यह जो कथन था कि मैं बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह जो प्रसिद्ध कथन था यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, पपीते का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस तत्व के कारण जो है पपीते का जो रंग होता है वह पीला होता है, तो पपीते का रंग पीला होता है कैरिका जैंथिन के कारण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कैरिका जैंथिन के कारण जो है पपीते का जो रंग होता है वह पीला होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन के तहत की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मताधिकार की जो आयु थी यह 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत, आप ध्यान दीजिएगा 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में, इसके तहत जो है
21 वर्ष से जो है आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मताधिकार की, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना यह किसके द्वारा की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था अकबर ने, तो इसे आप याद रखिएगा, अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। वहीं जो फिरोज शाह तुगलक था इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की जो स्थापना थी यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और आगरा नगर की जो स्थापना थी यह की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। और पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना थी यह किया था कौन? उदय ने। चारों आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की, सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था और उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कामलांग जो टाइगर रिजर्व है आपको बताना है कि यह किस राज्य में मिलता है। कामलांग टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तथा यह भारत का 50वां टाइगर रिजर्व भी है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में स्थित कामलांग टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी यह कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। तो आप इसे याद रखिएगा, राजगिरी में पहली बौद्ध संगति हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी और कुंडलवंज में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो चारों बौद्ध संगतियाँ हुई थी इन चारों का अलग अलग जो शासन काल था किसके शासन काल में ये चारों बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है निम्न में से किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है यह माना जाता है आचार्य गौतम को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य गौतम को जो है न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। वहीं कपिल मुनि को किसका प्रवर्तक मानते हैं हम? तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का, किसका? तो सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है वह कपिल मुनि को माना जाता है। वहीं पतंजलि को किसका प्रवर्तक मानते हैं? तो योग का। किसे? तो पतंजलि को योग का प्रवर्तक मानते हैं, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक मानते हैं और आचार्य गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक मानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान सभा की जो समितियां थी उन समितियों में से एक समिति थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदौत समिति। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिवर्ष आप याद रखिए जो आर्द्र भूमि दिवस यह 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, तथा इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यह मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजय वारियर नामक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया। तो आपको बताना है कि यह जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। मैं आपको बता दूं यह जो प्रश्न है करंट अफेयर्स का, यह प्रश्न आरओ 2016 की जो वैकेंसी इस बार मतलब जो एग्जाम हुआ है री एग्जाम, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास था किन 2 देशों के मध्य किया था। तो यह प्रश्न इस बार आरओ 2016 का जो री एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो है अजय वारियर नामक युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया? इसके साथ ही जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है यह पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। तो यह आखिरी देश था जहां पे पोलियो का जो मरीज नहीं पाया गया नाइजीरिया में। इसके साथ ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो इसका आखिरी जो देश है पोलियो से मुक्त होने वाला वह बन गया है नाइजीरिया। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। WHO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है और इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर पहला जो योग विश्वविद्यालय है यह किस देश में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय या किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह देश है अमेरिका। और अमेरिका किस शहर में स्थापित किया गया था? अमेरिका का शहर है लॉस एंजलिस। क्या है? तो लॉस एंजलिस शहर है अमेरिका का, यहीं पे स्थापित किया गया है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
हाल ही में विश्व का पहला हेयर बैंक यानी कि केस बैंक कहाँ खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में विश्व का जो पहला केस बैंक है यानी कि हेयर बैंक है, यह खोला गया है मैनचेस्टर में। तो आप इसे याद रखिएगा, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में जो है विश्व का पहला केस बैंक यानी कि हेयर बैंक खोला गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 77वां जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है 2020 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब है किसे दिया गया है? तो जो 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इस बार दिया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है 1917 को, तथा यह जो 1917 मूवी यह बनी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था इसके पृष्ठभूमि पे आधारित है यह मूवी 1917। आप इसे याद रखिएगा। तथा इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? तो सैम मेंडेस। कौन है? सैम मेंडेस के द्वारा यह मूवी डायरेक्ट की गई है 1917। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दोबारा राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य बना है? तो दोबारा कॉमनवेल्थ का सदस्य बना है। कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है यह छोड़ दिया था यह देश, परंतु यह दोबारा कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का मेंबर बन गया। यह देश है मालदीव। यह दोबारा मेंबर बना है तथा यह 54वां कॉमनवेल्थ का मेंबर बना है, जिसे आप याद रखिएगा मालदीव। अगला प्रश्न है, रेसेप तैयब एर्डोगन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रेसेप तैयब एर्डोगन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्डोगन, यानी ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल से। तुर्की की राजधानी आपको मिलेगी अंकारा। क्या है? अंकारा तुर्की की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने अपनी जो शाखा है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में खोली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा भारतीय बैंक है जिसने अपनी शाखा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खोली है? तो यह भारतीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क जो है किस राज्य में विकसित किया गया है? तो भारत का जो पहला कवक पार्क है, जो लाइकेन पार्क है, यह बनाया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? तो उत्तराखंड के मुनस्यारी नामक जगह पे जो है भारत का पहला क्या बनाया गया है? तो लाइकेन पार्क बनाया गया है। तो दोस्तों यह जो हमारा पार्ट 27 था इसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। हम जल्दी मिलेंगे इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।